तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो लाइट में हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो इसी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, उसका जो पूरा सिलेबस है इस हमारे चैप्टर का, वो क्या क्या है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो क्या, लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी के साथ में आपने इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप इसमें पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद इसमें आप पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशंस। उसके बाद इसमें हमने यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है। फिर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। फिर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला पढ़ेंगे हम। और फिर हम मिरर फार्मूले के ऊपर सॉल्व करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और लास्ट में मैग्नीफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी यहाँ तक अभी तक आई हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे टॉपिक रिफ्लेक्शन के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे हम। उसके बाद लेंस फार्मूला, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर हम मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या है, और इस बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने टॉपिक इस पे कवर कर दिए हैं रिफ्लेक्शन के। फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे एक क्विक रिवीजन नोट्स के साथ। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इनको बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज़ लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या है, तो लाइट है आपके पास एक लाइट है आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें होती है आपके पास एनर्जी एंड इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है आपके पास, लाइट आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें एनर्जी है, और उस एनर्जी से हमें चीज़ें विजिबल होती हैं। वो एक विजन की सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। कि जब तक आप लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ती, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके अगर आपके आइस में जा रही है, वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो एक्टिवेट होंगे, फिर रेटिना पे इमेज बनेगी, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा, सिग्नल डिटेक्ट होगा, फिर आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो भाई लाइट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसेंशियल सोर्स है एनर्जी का भी, और एज वेल एज अगर हमें चीज़ें देखनी है तो लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं है तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में, तो आइए जानते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहला, लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव, कि लाइट वेव आपकी जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब होता है कि जहां से ये प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है, उसमें ये वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो ये मीडियम है जहां से लाइट जो है वो इमिट हो रही है, तो ये सीधी आगे डायरेक्शन में जाएगी और कैसे एक वेव पैटर्न में जाएगी जिसमें क्रस्ट एंड ट्रो बनते हैं, आपके पास वाइब्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है कि डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट वेव कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम आल्सो, कि आपकी जो लाइट वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट है कि इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होगा, सेम मीडियम, ठीक है, कि जिसमें कोई भी जिसकी कंपोजिशन चेंज ना हो। जैसे आपके पास एक रूम है, अब रूम में जितनी एयर डेंसिटी है उतनी ही है, ना ज़्यादा घना और ना ही ज़्यादा रेयर है वो। तो अगर आपके रूम में रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में पास करेगी, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी जब तक कि कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए या फिर मीडियम चेंज ना हो जाए। तो हमेशा लाइट आपकी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, लेकिन मीडियम होना चाहिए क्या, आइसोट्रोपिक। अगर आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं है तो फिर इसकी जो डायरेक्शन है लाइट की वो चेंज हो जाती है। स्ट्रेट लाइट विच शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। भाई आपके पास स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो आपको लाइट की डायरेक्शन के बारे में बता दे, जिससे हमें पता चल जाए कि लाइट कौन सी तरफ मूव कर रही है। कि मान लो आपके पास ये सन है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है। अब लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में,
ये जो आपकी ये वेव है, ये जो आपकी एक लाइन है जो आपको बता रही है डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट हमें बताता है उसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, इतना सा क्लियर है। तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या कि बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे, ये जो रे ऑफ लाइट है, जब बहुत सारी रेज आपस में मिल जाती हैं तो इन बंडल ऑफ रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है कि जब बहुत सारी रेज आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कब वैक्यूम में। अब आपने इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है कि ऑल सब्सटेंस डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम विद इक्वल ईज, कि हर एक ऑब्जेक्ट में से सेम आसानी से लाइट पास नहीं होती है। एंड द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज, जो आपकी विजिबल लाइट है जिसपे हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं उसकी रेंज कितनी है 400 to 700 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो विजिबल लाइट होगी, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे। तो ये थे कुछ लाइट के बारे में फैक्ट्स जो आपको पता होना ज़रूरी है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कलर इन वाइट लाइट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। कि आपकी जो वाइट लाइट है उसमें कौन कौन से कलर हैं, या फिर आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम। तो देखो भाई क्या है कि द वाइट लाइट इटसेल्फ मेड ऑफ डिफरेंट कलर। आपको पता है कि आपकी जो वाइट लाइट है वो भी अलग अलग कलर से जुड़कर बनी हुई है। द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब आपके पास जो बाकी कलर हैं, तो वो बाकी कलर क्या हैं, वो भी आपके पास वेव्स हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, जो 400 और 700 के बीच में नहीं आते हैं, उसके अलावा जितने भी आपके पास वेवलेंथ की ये जो वेव्स आ जाती हैं वो आपके अलग अलग कलर बनाती हैं। एंड रेंज ऑफ विजिबल लाइट, अब जो आपके पास विजिबल लाइट है, हमने पहले भी इसको देखा था, विजिबल लाइट वो कितनी है 4 × 10⁻⁷। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग रेज, जैसे यहाँ हमारे पास गामा रेज हैं, तो इसकी रेंज कितनी है 1 × 10⁻⁴। फिर एक्स रेज 1 × 10⁻12। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं 10⁻⁸। फिर इंफ्रारेड रीजन आ जाता है आपके पास, फिर रडार रीजन आता है आपके पास, फिर एफएम आ जाता है, ये शॉर्ट वेव्स आ जाती हैं, एएम जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज आती हैं रेडियो की। ठीक है, तो ये अलग आ जाती हैं आपके पास। और इन सब के बीच में जो 4 × 10⁻⁷, 4 से लेके 4 × 10⁻⁷ तक का जो विजिबल रीजन आपका है। ठीक है, तो 4 × 10⁻⁷ से लेके 7 × 10⁻⁷ तक। ठीक है, ये आपका जो है ये क्या है, ये है हमारे पास विजिबल रीजन। और इसके बाहर जितने भी आपके पास वेव्स आ जाती हैं तो वो भी क्या है आपके पास, वो भी वेव्स हैं, लेकिन वो विजिबल चीज़ों को विजिबल नहीं करवाएंगे। ठीक है, उसी के साथ में हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में पूछते हैं, एंड दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, तो आप भी इंपॉर्टेंट लिख कर इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन क्या है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई सोर्स है जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वापस आ रही है। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पे, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और यहाँ पे टकराने के बाद ये एक रे ऑफ लाइट वापस आ रही है। तो ये जो फिनोमिना है कि जिसमें आपकी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से बाउंस बैक होके वापस आती है, इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और कुछ कोई ज़्यादा बहुत बड़ी कहानी नहीं है। रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगी, पड़ेगी और वहाँ से वापस आएगी, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ light. The bouncing back of light into the same medium on striking on surface of any object is called reflection. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आपकी लाइट टकराती है और वहाँ से वापस आ जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन शर्त ये है कि आपका मीडियम जो है वो सेम होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी की कि अगर मीडियम अलग होगा तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएंगी, फिर वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होगी कि एक जो सोर्स है, यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आ रही है इस प्लेन मिरर की तरफ उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो यहाँ पे टकराने के बाद बैक जा रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रही है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए लॉज क्या बोलते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है इसका कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, जहाँ पे आपस में जुड़ रही हैं, ये सारी क्या करेंगी, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, कि आपके पास जो इंसिडेंट है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर, देखो एक ही प्लेन के ऊपर तीनों लाई करती हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, कि जितना आपके पास रिफ्लेक्शन का एंगल होगा उतना ही इंसिडेंट का भी होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जिस डायरेक्शन से, जिस एंगल से आपकी रे ऑफ लाइट आई है उसी एंगल से आपकी रे ऑफ लाइट वापस भी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इसके कुछ फैक्ट्स क्या है कि द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, कि प्लेन मिरर जो भी आपकी इमेज बनाएगा, याद रखना प्लेन मिरर जो भी आपकी इमेज बनाता है वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट तो होगी कि सीधी होगी, जैसा ऑब्जेक्ट था, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था तो इमेज भी आपकी ऐसे ही बनेगी। लेकिन वर्चुअल क्या है, वर्चुअल को समझना ज़रूरी है। दो टाइप की आपकी इमेजेस होती हैं, एक वर्चुअल होती है और एक होती है रियल इमेज। जब आप रे डायग्राम बनाते हो कि मान लो आपने एक मिरर लिया, ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपके पास आ गया फोकस, यहाँ पे आ गया आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लो पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और ये फोकस से वापस चली गई, दूसरी भी आई और ये भी फोकस से चलेगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे आपस में जुड़ती हैं उस पॉइंट पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो इस केस में इमेज कहाँ बन रही है आपकी, फोकस पे आपकी बन रही है इमेज। अब देखना ध्यान से समझना वर्चुअल और रियल का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक्चुअली ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट होने से बनेगी, जो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई हैं, आपस में जुड़ी हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे जो आपकी इमेज बनेगी वो होती है आपकी रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनती है। अब दूसरी आ जाती है वर्चुअल। तो वर्चुअल इट मीन्स कि एक इमेजिनरी इमेज, मान लो आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इस पे रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ज कर रहा है, बीच में रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रहेगी, इसने भी इसको डाइवर्ज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो डाइवर्ज हो रही है रे, उसका हम एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे बैक साइड के लिए, कि सपोज टू बी कि ये यहाँ पे आपस में मिलनी थी, इमेजिनरी लाइंस, तो ये इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे मिल रही हैं आपस में, तो जहाँ पे इमेजिनरी लाइंस मिलेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो एक तो ये अपसाइड होगी, ऊपर की तरफ होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होगी, और दूसरी क्या होगी, ये एक इमेजिनरी लाइन से बनी हुई इमेज है आपके पास, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है। तो इस इमेजिनरी इमेज को, जो हम ये इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करके जो इमेज बना रहे हैं, इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो भाई प्लेन मिरर क्या बनाएगा आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, एंड सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जैसा ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही आपको इमेज का साइज भी दिखेगा, जैसे आप खुद को शीशे में देखते हो। एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब प्लेन मिरर में जो आपके पास इमेज बनेगी, ठीक है, तो मान लो मिरर आपका यहाँ पे रखा था, लेकिन आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनेगी। तो याद रखना, जितनी भी आपके पास मिरर के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेंगी, तो उन सब केसेस में मिरर के बैक साइड में इमेज फॉर्म होती है। एंड नेक्स्ट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स कि जब हम आप शीशे में आप शक्ल देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमारा राइट जो है वो लेफ्ट पार्ट में दिखता है, और लेफ्ट जो है वो हमारा राइट साइड में दिखता है। तो जो हमारी लेटरल साइड्स हैं तो ये हमें उल्टी दिखाई दे रही हैं, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और जो इमेज बनेगी इससे, उसको हम कहेंगे कि दिस इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो लेटरली इन्वर्टेड समझ आया, जिसमें लेफ्ट राइट में दिखेगा और राइट लेफ्ट में दिखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा भाई,
स्फेरिकल मिरर हमारे पास वो मिरर होगा जो स्फेयर की शेप में होगा, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर आपका दो टाइप का होता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग कहते हैं, क्यों कहते हैं ये अभी देखते हैं। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, ये पहले चीज़ इसको समझते हैं, ठीक है। तो मान लो भाई आपके पास ये कनकेव मिरर है, सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जब भी अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या कहीं से रे ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर जाएगी तो ये मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेके आएगा, ठीक है। क्या करेगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। तो जो मिरर रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, किसी एक डायरेक्शन में इकट्ठी करेगा, उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कनकेव क्या है हमारे पास, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा आ जाता है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या है कि इस पे जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं लाएगा, ये इसको अवे फ्रॉम द मिरर भेजता है, मिरर से दूर भेजेगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है आपके पास, भाई कन्वेक्स मिरर हमारे पास एक ऐसा सरफेस होगी जो बाहर के लिए कर्व्ड होगी और जिसमें बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगी, इनर साइड इसकी पॉलिश होगी, एंड ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है अवे फ्रॉम द मिरर, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उसके बाद कनकेव मिरर क्या आता है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है, अंदर की तरफ ये मुड़ा हुआ होता है, और बीम ऑफ लाइट जैसे ही इस पे आएगी तो ये इनर सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट को भेजेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा लंबा मसला नहीं है, बस आपको याद रखना है कि होते क्या हैं। अब आगे भी कुछ टर्म्स हमारे पास रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। जो आपके पास ग्लास था उसका जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोल। तो पोल क्या है भाई, जो आपके पास मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है उसको हम कहते हैं पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं पी के साथ। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास वो रे ऑफ लाइट है जो पोल से पास होती है या जो सेंटर से पास होती है। फिर आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका जो हाफ डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे आपके पास सी है तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। नाउ कनकेव और कन्वेक्स दोनों केस में वही होगा, ठीक है। सिर्फ इसकी अपीयरेंस जो है वो एक में फ्रंट होती है, एक में बैक साइड पे होगी। उसके बाद फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। ये आपके पास आ जाती है फोकल लेंथ, ये आपके पास फोकल लेंथ हो जाती है, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के डबल के बराबर होता है। यानी अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो रेडियस का आधा होता है आपके पास फोकल लेंथ। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इस पर कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब साइन कन्वेंशन। तो अगर हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, मान लो यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है कोई, तो जो ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड मिरर पे रखा हुआ है इसको हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि देखो ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है पोल, और एक बात आपने याद रखनी है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। तो इसलिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। और हाँ, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मान लो इस डायरेक्शन में सॉरी मान लो इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है और इसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा।
लेकिन लाइट की रे इस डायरेक्शन में आ रही है, डिस्टेंस आप अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। द हाइट ऑफ द हाँ, अब अगर आपके पास कोई इमेज बन रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर आ गया, अगर आप ऊपर की तरफ इमेज बन रही है आपकी, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी। और अगर नीचे की तरफ बन रही है तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये है इसके साइन कन्वेंशन। अब आ जाते हैं कुछ रूल्स कि जब आप इमेज बनाएंगे तो उसको कौन कौन से रूल्स आपने फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, रे डायग्राम नहीं बनेगी, इसलिए इन चारों रूलों को आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि आपके पास अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, देखो ये रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल में आ रही है, तो जैसे ही ये इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमें पता है कि ये आपके पास डाइवर्जिंग है, तो रे ऑफ लाइट आएगी, डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करने के बाद जो हम इसकी वर्चुअल लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करती है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी और फिर मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले केस में जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास हो रही थी, और दूसरे केस में जो फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है जी। और कन्वेक्स के केस में भी क्या हो रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये आपकी रे आ रही थी और इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, फोकस की तरफ थी, लेकिन जैसे ही मिरर पे पड़ी तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे ड्रा करनी पड़ेंगी वर्चुअल लाइंस की, एक्चुअली ये यहाँ पे जाने वाली थी। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 कहता है कि जो रे ऑफ लाइट कर्वेचर से आएगी वो उसी डायरेक्शन पर वापस चली जाएगी, कि जिस डायरेक्शन से, जिस एंगल से, जहाँ से जो कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास करती है वो वापस भी कर्वेचर से ही हो जाती है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ये आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो कर्वेचर के लिए आ रही थी, ये उसी पाथ पे वापस हो जाती है। एंड लास्ट रूल आपका कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, कि अगर आपके पास कोई ऑब्लिकली तिरछे से कोई पोल के ऊपर या मिरर के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, तो वो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस हो जाएगी। और कन्वेक्स के केस में भी सेम है कि जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से ये वापस हो जाती है। तो 4 केस पढ़े हमने। सबसे पहला केस क्या था आपके पास कि मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो पास होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा केस था हमारे पास क्या, फोकस और कर्वेचर, जो रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद थर्ड केस हमने क्या पढ़ा कि जो रे ऑफ लाइट आपके कर्वेचर से आ रही है वो उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पे वापस चली जाती है। उसके बाद फोर्थ केस क्या पढ़ा कि आपके पास मिरर है, सेंटर में पोल है, और जो ऑब्लिकली आएगी जिस एंगल से आई होगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये 4 रूल हमने पढ़े, और ये चारों के 4 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम के लिए। तो देखो भाई रे डायग्राम अब कैसे बनानी है कि सबसे पहले मान लो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, कहाँ ऑब्जेक्ट आपका कहीं इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। तो यहाँ से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, वो फोकस पे जाएंगी, ठीक है। अब अगर फोकस पे जाएंगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। दूसरे केस में हमने ले लिया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कि कर्वेचर से भी पीछे लिया हुआ है, तो एक रे ऑफ लाइट कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पे वापस हो जाएगी, एक जो थी वो पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होकर आएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बिटवीन सी एंड एफ, कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है भाई, ऑब्जेक्ट बड़ा था और ये छोटा है। ऑब्जेक्ट एट कर्वेचर, कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट ले लिया हमने तो एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, और दोनों मिलेंगी कहाँ पे, एट कर्वेचर। तो इसकी इमेज कर्वेचर पे ही बनेगी, और साइज कितना है, इक्वल है दोनों का। नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट लिया है अब हमने कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो एक जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, जो कर्वेचर से जाएगी उसी पाथ पे जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, कर्वेचर के बैक साइड पे।
अब ऑब्जेक्ट फोकस पे ले लिया हमने, तो एक पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, जो कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पे जाएगी। अब ये दोनों आपस में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं, पैरेलल हैं। तो इनको हम सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी में जाके इनकी कहीं इमेज बनेगी, ठीक है, और दूर जगह पीछे जाके अगर मिली तो बन जाएगी, नहीं मिली तो नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, अब फोकस और पोल के बीच में ले लिया, तो भाई एक जो ऑब्लिकली जा रही है, ऑब्लिकली जो जा रही थी वो उसी एंगल से वापस होगी, और जो आपके पास कर्वेचर से पास हो रही है वो उसी पाथ पे आगे जाएगी। अब ये देखो इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये आपस में मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके जो वर्चुअल लाइन्स है वो ज्वाइन कर देंगे। तो वर्चुअल लाइन्स को जैसे हमने ज्वाइन किया तो बिहाइंड द मिरर आपके पास इमेज बन गई। तो बताओ भाई इसका नेचर क्या होगा? तो भाई इसका नेचर होगा आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगा? बिहाइंड द मिरर बन रही है और सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इन बाकियों के केस में, ये जो हमने 5 केस पढ़े, इनमें क्या होगा? इनमें भाई इमेज का साइज जो है वो इन्वर्टेड होगी एंड रियल होगी। रियल क्यों होगी? फ्रंट ऑफ द मिरर एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। तो 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस में लास्ट में आपके पास इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आइए ज़रा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो देखो भाई जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ थी? तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज थी कहाँ पे? फोकस पे, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर थी। उसके बाद साइज़, हाँ साइज़ क्या था इसका? तो देखो भाई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और इतनी बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ में यहाँ में इमेज दिख रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होगा, ठीक है। अब नेचर क्या होगा इसका? तो फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस में जब हमने बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। बियॉन्ड सी रखा तो कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनी। तो नेचर क्या था इसका? रियल एंड इन्वर्टेड था। साइज़ क्या था इसका? डिमिनिश था, छोटे साइज़ की इमेज बन रही थी आपके पास, ठीक है। जब हमने कर्वेचर पे रखा तो उसकी इमेज भी कहाँ बनी थी? उसकी इमेज भी कर्वेचर पे बनी थी और सेम साइज़ था ऑब्जेक्ट का, इक्वल साइज़ था ऑब्जेक्ट का, और नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो जब बिटवीन सी एंड एफ रखा तब आपकी इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी, कर्वेचर से पीछे। तो इमेज क्या थी कि भाई ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी थी, ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज बड़ी थी, तो इलाज बनेगी आपके और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फोकस पे रखा जब हमने तो आपकी भाई ये पैरेलल जा रही थी तो इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी, और मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन पी एंड एफ जब हमने पोल और फोकस के बीच में रखा तो क्या हुआ? बैक साइड द मिरर इमेज बन रही थी, तो इलार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। 5 केसेस में आपके पास इमेज रियल इन्वर्टेड थी और 6th केस में आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी, ठीक है जी। वो था कनकेव का केस। अब कन्वेक्स में देख लेते हैं ज़रा। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स में जब इन्फिनिटी में आप ऑब्जेक्ट रखोगे, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी वो उसको डाइवर्ज कर देगा कन्वेक्स मिरर। डाइवर्ज करने के बाद हम इसकी वर्चुअल लाइन्स ड्रॉ करेंगे और वो कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो जो पैरेलल जा रही हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, जो कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पे जाएगी, तो पी और एफ के बीच में हमारे यहाँ पे इमेज बनेगी। क्या ये बड़ी इमेज है? नहीं है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इन्फिनिटी पे रखा तो एक एट फोकस हमारे पास इमेज बनी, साइज़ क्या था? बहुत छोटा था, वर्चुअल और इरेक्ट थी। जब हमने कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दी तो आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई? पोल और फोकस के बीच में आपके पास इमेज बनी, पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे इमेज बन रही है आपकी, ठीक है। और नेचर क्या होगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब आपके पास आ जाते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे डायग्राम पे देखें हम कि जो भी हाइट हम इमेज की ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो नीचे की तरफ आप मेजर करोगे वो आपके पास नेगेटिव होगी, ठीक है। अब जो डायरेक्शन इंसिडेंट, ये मान लो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है आपके पास, जो इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, जो इसके अपोजिट में करेंगे वो हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इस साइड थी, अगर इस साइड हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है एक मेन फार्मूला, दैट इज मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फार्मूला। इट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस, ठीक है। तो फार्मूला क्या है आपके पास? छोटा सा फार्मूला है लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये आपके पास है मिरर फार्मूला। अब
लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या आ जाती है। अब इस मिरर फार्मूले के नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या बोल, ये हमें ये बताती है कि एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्ट्स इमेज इज मैग्नीफाइड इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स है, इसके ऑब्जेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग इमेज जो है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है, उससे वो हमें बताती है कौन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइन एज रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर m से, ठीक है। तो मान लो आपके पास h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ये जो h0 है ये आपके पास आ जाती है इमेज की हाइट। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू या माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी ये इतना सा फॉर्मूला लगता है और कभी कभी ये दोनों लगाने पड़ते हैं जहाँ पे आपको हाइट दी होती है, तो ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस, तो याद रखना जितनी भी आपके पास रियल इमेजेस होंगी उन सब के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, और वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम शुरू करेंगे कल के चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलो भाई मिलते हैं कल के टॉपिक में, कल की वीडियो में। कल हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।